ठीक है। इसके आगे हम ये देखते हैं मनुष्य में जो पाचन है, हमने अमाशय तक देख लिया। सबसे पहले हम क्या देखें, मुख गुहा से आया ग्रासनी में, यहाँ थोड़ा सा पाचन हुआ, ग्रासनी से अमाशय में आया, अमाशय में भोजन को कैसा बना दिया गया, अम्लीय। ठीक है, अमाशय में भोजन अम्लीय हो चुका है और उसमें एचसीएल अम्ल वगैरह मिल चुके हैं, काफी चीजों का पाचन हो गया। अब अमाशय के बाद वह भोजन आगे जाएगा, ये जो सी आकार दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं ग्रहणी। इसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी। एक नंबर में क्वेश्चन, सी आकृति किसकी होती है, तो ग्रहणी की। हम लोग समझते हैं इस ग्रहणी में कौन सा पाचन होता है, किस किस चीज का पाचन होता है। ठीक है, तो ग्रहणी में खुद से कोई एंजाइम नहीं निकलने वाला है, बल्कि इस ग्रहणी में यकृत से आकर के मिलने वाला एंजाइम, और इधर ये जो अग्न्याशय है यहाँ से आके मिलने वाला एंजाइम, और इस ग्रहणी में पाचन होने वाला है। ठीक है, इस ग्रहणी को वायु में जो छोटी आंत है उसी का एक भाग माना जाता है कि छोटी आंत के 3 भाग हैं, जिसका पहला भाग ग्रहणी है। ठीक, इस ग्रहणी में पाचन कैसे होगा ये समझ। इस ग्रहणी में पाचन में होगा क्या, यकृत से इसमें कुछ आके मिलेगा और अग्न्याशय से मिलेगा। ठीक है, यकृत से क्या चीजें मिलके आएंगी, यकृत यकृत में मैंने बताया था यहाँ होता है पित्ताशय, पित्ताशय में क्या पाया जाता है, पित्त। ठीक, जब भोजन अमाशय से होते हुए ग्रहणी में पहुंचता है तो इस पित्ताशय से पित्त इसमें चला आता है। ठीक है, अच्छा इसको पता कैसे चलता होगा कि यहाँ पे भोजन आ गया है, तो यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, वो इसके पास जाता है, फिर इसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि भोजन ग्रहणी में आ चुका है, फिर ये पित्त को ग्रहणी में भेज देता है। यहाँ पे एक पित्त नली होती। ठीक, यकृत पित्ताशय पित्त नली से होते हुए पित्त आ जाएगा ग्रहणी में। पित्त कैसा होता है, क्षारीय। अभी जो भोजन आया था वो कैसा था, अम्लीय। तो उसकी अम्लीयता को ये क्षारीय होने की वजह से उदासीन बना देता है। ठीक है, उदासीन करने के बाद साथ ही साथ वो वसा का भी पाचन कर देता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, इवन कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पित्त जो है ना वो एंजाइम नहीं है, परंतु पाचन करता है। ठीक है, एकमात्र जो एंजाइम ना होने के बावजूद भी पाचन की क्रिया में भाग लेता है वो है पित्त। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और वसा का पाचन करता है और भोजन की जो अम्लता है उसे दूर करता है। ठीक, अब अग्न्याशय से क्या होगा, ये जो अग्न्याशय है, अब अग्न्याशय से इसमें 3 एंजाइम आने वाले हैं। अग्न्याशय से इसमें कितने एंजाइम आएंगे भाई, ये 3 एंजाइम आएंगे, और इन तीनों एंजाइम को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस क्यों बोलते हैं वो भी समझा रहे हैं। अग्न्याशय से पूर्ण पाचक रस आता है, इसे आप लेट से याद कर सकते हैं, LAT। इससे क्या होगा, यल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन 3 एंजाइम निकलने वाले हैं। कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। समझते लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन करते क्या है। लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। ठीक है, लाइपेज वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। याद करो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया था लाल ग्रंथि से, जहां पे क्या मिला था, टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन डाइस्टेज भी स्टार्च मंड का पाचन किए थे, और यहाँ एमाइलेज भी किसका पाचन कर रहा है, स्टार्च मंड या फिर कार्बोहाइड्रेट का। और साथ में क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, इसके पहले जब प्रोटीन का पाचन हुआ था अमाशय में, वहां क्या हुआ था, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया गया था। यहाँ क्या होगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज किया जाएगा। अभी प्रोटीन का 2 स्टेप पाचन कंप्लीट हुआ, अभी एक स्टेप और बाकी। प्रोटीन का पाचन 3 स्टेप में होता है। अमाशय में क्या हुआ था, प्रोटीन से पेप्टोन बना था। अग्न्याशय से आने वाले रस ग्रहणी में क्या होगा, पेप्टोन से पेप्टाइड बनेगा, और आगे देखेंगे पेप्टाइड से क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन तीनों का पाचन इसमें हो रहा है। ठीक है, ये जो 3 बड़े बड़े फैक्टर है भोजन के, इन तीनों का पाचन इसमें हो रहा है। इसीलिए अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम को बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। ठीक है, इसमें सारी चीजों का पाचन होता है। इसके बाद ग्रहणी के बाद भोजन आगे बढ़ेगा। जो मैंने बताया आपको, छोटी आंत के 3 भाग होने वाले हैं। पहला भाग हो गया ग्रहणी, अभी दूसरा और तीसरा भाग, ये जेजुलम इलियम जिसे बोलते हैं। दूसरे भाग में पाचन नहीं होता है, बस वो भाग इस भोजन को फैलने भर का काफी रास्ता देता है, काफी लंबा भाग होता है। ठीक है, और अंत वाला जो भाग होता है उसमें भोजन का एक बार फिर से पाचन होता है, एट लास्ट पाचन होता है। ठीक है, और यही छोटी आंत के अंतिम भाग में भोजन का पाचन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही साथ वहां पे अवशोषण भी होता है। हम बताएंगे अवशोषण क्या होता है। ठीक है, पहले तो समझो ये भोजन उसमें जा करके लास्ट उसमें कौन कौन से एंजाइम मिलने वाले हैं और किस किस चीजों का वो पाचन करने वाला है। ठीक है, यहाँ पाचन पूरा हो जाएगा। इसमें होगा क्या, इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम
जो यहाँ पे पेप्टाइड बना था उसे एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, साथ में मिलेगा लैक्टेज। अच्छा, ये जो तीन है ये बहुत आसान है और पूछे भी जाते हैं काफी ज्यादा। लैक्टेज किसका पाचन करेगा? लैक्टोज का। सुक्रेज किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का। माल्टेज किसका पाचन करेगा? माल्टोज का। बहुत आसान है, नाम से बस इसमें ओ की मात्रा लगाना है जहां ए की मात्रा लगी हुई है, याद रहेगा। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पेप्टाइड को एमिनो अम्ल, पेप्टोन को पेप्टाइड, इसको आप याद रखेंगे। और प्रोटीन का पाचन बहुत ज्यादा जरूरी, इनके जो एंजाइम है वो एक नंबर में पूछे जाते हैं। वैसे सारे एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन किसका पाचन करता है। ठीक, इसके बाद होता है अवशोषण। जब ये पाचन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो छोटी आंत के अंतिम भाग में ही अवशोषण का काम होता है। अवशोषण में क्या होगा? ये जो पचित भोजन है, ये जो भोजन पचा हुआ है, उस पचित भोजन को अवशोषित कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वो ब्लड में जाकर के मिल जाएगा। ठीक, ठीक है भैया, अवशोषण छोटी आंत में होता है, पचित भोजन को अवशोषित कर रक्त में मिला दिया जाता है और इस तरीके से उसका अवशोषण भी हो गया। ठीक, अब उसमें जो चीजें आवश्यक थी, जो पचित हो गई थी, जिनसे ऊर्जा मिलने वाली, वो सब तो एब्जॉर्ब कर ली गई है ना। अब जो अनपचा अपशिष्ट पदार्थ है, अब उसका क्या होगा? अब वही अनपचा अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है यहाँ से बड़ी आंत में। बड़ी आंत के इस वाले पार्ट को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। छोटी आंत में पूरा अवशोषण कंप्लीट हो गया, अपशिष्ट अनपचा भोजन बड़ी आंत में चला आया। बड़ी आंत में ये जो ऐसे ऐसे पार्ट आपको दिख रहे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। इसमें टर्म आप नहीं भी याद रखते तो भी कोई बात नहीं है। छोटी आंत से वो किसमें जाएगा? बड़ी आंत में। सीकम के किनारे पर एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, यह एक अवशेषी अंग हो चुका है। कैसा? अवशेषी अंग। समझो ये अवशेषी अंग क्या होते हैं? वे अंग जो हमारे शरीर में तो है लेकिन इनका कोई यूज नहीं, उसे हम बोलते हैं अवशेषी अंग। ये अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में तो है लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं, पहले इसका यूज था, अभी ये अवशेषी अंग। जैसे कर्ण पिन्ना, ये जो पिन्ना ये भी एक तरीके का अवशेषी अंग, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अपेंडिक्स, इसके बगल में सीकम, यहाँ से छोटी आंत से अनपचा अपचित भोजन बड़ी आंत में जाएगा और फिर ऐसे हो करके वो कॉलोन से होते हुए लास्ट में पहुंचेगा कहाँ? मलाशय में। और मलाशय के बाद गुदा द्वार द्वारा वो शरीर से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी आंत में जो जो चीजें हुई है उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें सबसे जरूरी क्या होता है भैया? एंजाइम। कौन सा एंजाइम किसका पाचन कर रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पे 1 नंबर में 2 नंबर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक, तो आप एक काम कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट कर लो और इसके बाद हम देखते हैं छोटी आंत के बाद भोजन जब बड़ी आंत में पहुंचेगा फिर आगे कौन सा प्रोसेस होने वाला है। छोटी आंत में पाचन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं बड़ी आंत में क्या होता है। ठीक है, भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो चुका है, इवन पचित भोजन का अवशोषण भी हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होगा। वो भोजन यहाँ से सीकम से होते हुए बड़ी आंत में आ जाएगा। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इस चीज को याद रखेंगे। 1 नंबर में पूछा था बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? नहीं, भोजन का पाचन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में फिर होता क्या है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? जो भोजन छोटी आंत में पच गया है, बड़ी आंत में आया है, उस भोजन को बोलते हैं काइम। ठीक है, काइम क्या है? बड़ी आंत के मलाशय में पहुंचा अनपचा भोजन काइम कहलाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, तो छोटी आंत में जो भोजन कंप्लीट रूप से पच चुका है, जो अनपचा बचा हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे? काइम। तो ये काइम आ करके मलाशय में रुका रहता है, फिर मलाशय के बाद वो गुदादार से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। मैंने उत्सर्जन नहीं लिखा, उत्सर्जन। बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ क्या हो जाता है? उसका उत्सर्जन हो जाता है, किसके थ्रू? मलाशय के थ्रू। अब आपको ये समझना है हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखी। ठीक है, सबसे पहली चीज, हमने भोजन को ग्रहण किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ये जो 5 पॉइंट लिखे गए, ये पांचों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी डेफिनेशन और स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा पांचों याद होना चाहिए। पहले तो ये पूरे पांचों टर्म याद होना चाहिए आपको। कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, दैट्स अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद भोजन का बढ़िया तरीके से पाचन होगा, इसे बोलेंगे पाचन। पाचन में होता क्या है?
जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना हो जाता है। ठीक है, पाचन के बाद उसका क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण होता क्या कहाँ है, ये होता है छोटी आंत के अंतिम भाग में। अच्छा, किसके थ्रू अवशोषण होता है, एक चीज मैंने जो बताया नहीं आपको, अवशोषण में याद रखेंगे, अवशोषण में पाए जाते हैं विलाई। ठीक है, इन्हीं के थ्रू होता है अवशोषण। विलाई क्या होता है, जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत में ऐसे कुछ उंगली सदिश संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे ये विलाई यूपी बोर्ड में है भी, ये टॉपिक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे विलाई पाए जाते हैं। इस विलाई द्वारा होता क्या है, अवशोषण का काम होता है। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो विलाई कहाँ पाए जाते हैं, याद रखेंगे, विलाई पाए जाते हैं छोटी आंत में। ये कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में। क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, पचित भोजन का अवशोषण होता है। विलाई के द्वारा छोटी आंत में पचित भोजन अवशोषित। ठीक है, अब ये जो अवशोषित भोजन है ना, ये अवशोषित भोजन जाएगा ब्लड में मिलेगा, और ब्लड के साथ वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा, उनकी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। और भोजन की आवश्यकता कोशिका कोशिका की वृद्धि से शरीर की वृद्धि, ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, तो ये पचित भोजन कहाँ जाएगा, कोशिका में जाएगा। ठीक है, रक्त में एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसे बोलेंगे अवशोषण। अब इस अवशोषण के बाद रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचेगा, कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचेगा, जीव द्रव्य की वृद्धि होगी, कोशिका की वृद्धि होगी, ऊर्जा मिलेगा, इसे बोलते हैं स्वांगीकरण। फिर से समझो, आराम से समझो, अवशोषण क्या है, पचित भोजन को अवशोषित कर लेना। स्वांगीकरण क्या है, उस पचित भोजन से जो अवशोषित हुआ है, कोशिकाओं तक पहुंचाकर उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेना, कोशिका की वृद्धि कर देना, क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। फिर क्या होगा, उत्सर्जन। अब जो अनपचित, पचित भोजन तो चला गया, ऊर्जा मिल गई, जो अनपचित भोजन है उसका क्या होगा, वो अनपचित भोजन बड़ी आंत में आएगा, मलाशय में जाके रुकेगा, गुदा द्वार से शरीर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो पाचन की पूरी प्रक्रिया है वो हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, ये यूपी बोर्ड के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हर बार। ठीक, तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इन चीजों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो ये है, इस पाचन तंत्र से प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, सो दैट हमें कंफर्म हो जाए कि किन चीजों पे ज्यादा जोर देना है। ठीक है, चलिए, इसमें प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, रसांकुर क्या है। रसांकुर जो विलाई होता है, जो छोटी आंत में पाया जाता है, जो भोजन का अवशोषण करता है, दैट्स कॉल्ड रसांकुर। याद रखेंगे, रसांकुर क्या होता है, छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत के अंतिम भाग में पाए जाने वाले उंगली सदृश संरचना है जो भोजन का अवशोषण करती है, दैट्स कॉल्ड रसांकुर। उसके बाद अवशोषण क्या होता है, अवशोषण मैंने बताया, वही जो छोटी आंत में जाकर के भोजन अवशोषित हुआ था, वो हो गया अवशोषण। स्वांगीकरण क्या है, वही जो अवशोषित भोजन है रक्त में मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचेगा, कोशिकाओं की वृद्धि होगी, ऊर्जा का निर्माण होगा, स्वांगीकरण। लार में पाए जाने वाले एंजाइम आपको बता दिए गए हैं, सबके कार्य बता दिए गए हैं। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र यहाँ है विधिवत तरीके से। यकृत के प्रमुख कार्य क्या है, यकृत पित्तरस का उत्सर्जन करता है, जो क्षारीय होता है, अम्लीय, जो ऊपर से अमाशय से भोजन आ रहा है अम्लीय है, उसको क्षारीय माध्यम देकर के उदासीन करता है, यकृत का काम है। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथि के सभी एंजाइम लिखिए। ये तो भाई पूरा डिटेल जो मैंने आपको एंजाइम बताया और कौन कौन से एंजाइम का कौन कौन सा कार्य, वो पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। पित्तरस क्या है बताया गया है, पित्तरस कहाँ बनता है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जो 3 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में ऐसे आती है। अब मैं कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन बता देती हूँ जो बहुविकल्पी में इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से कर। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। याद रखेंगे, भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। दूसरा, क्या ग्रास नली में पाचन होता, नहीं, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। यहाँ थी लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या पाई जाएंगी, लार ग्रंथियां। पूछा जाता है लार ग्रंथियां कितनी होती है, लार ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी। कितनी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ग्रासनी में पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद पूछा जाता है HCl अम्ल कहाँ बनता है, अमाशय में बनता है। ठीक है, पूछा जाएगा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। रूजी कहाँ होता है, अमाशय में होता है। भोजन कहाँ देर तक रुकता है, अमाशय में रुकता है। ठीक है, यकृत किसका निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस में क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय में जाके पित्तरस स्टोर रहता है, रुका रहता है। और एकमात्र एकमात्र
जो एंजाइम ना होने के बावजूद भी भोजन का पाचन करता है वो है पित्त। पित्त एंजाइम नहीं है, फिर भी भोजन का पाचन करता है, ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। फिर इसके बाद वो कौन सी संरचना है जो सी आकार की होती है? मानव पाचन तंत्र में सी आकार की संरचना कौन सी होती है? ग्रहणी की संरचना सी आकार की होती है। इसके बाद आ जाएंगे हम किसमें? छोटी आंत में। भोजन का पाचन पूरी तरीके से कहाँ कंप्लीट हो जाता है? छोटी आंत में पूर्णतः भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। अवशोषण पाचन तंत्र अवशोषण आहार नाल के किस भाग द्वारा होता है? छोटी आंत द्वारा होता है। छोटी आंत में कौन सी संरचना है जो इसका अवशोषण करती है भोजन का? वो है विलाई, जिसे हम बोलते हैं रसांकुर। ठीक है। बड़ी आंत में भोजन, क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता? नहीं, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको एक एक ये चीजें, और हाँ, अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। जो मैंने अभी यहाँ पे ये चीजें बताना, ये एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है। ठीक है। तो आपका काम क्या है, इन चीजों को बेहतरीन तरीके से नोट करिए, दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।